तो नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और मैं आपको लेकर आया हूँ आज इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। और ये टॉपिक होने वाला है राणा सांगा वर्सेस बाबर। राणा सांगा, क्या वाकई में राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रण दिया था कि भाई आप हिंदुस्तान की धरती पे आइए और जो इब्राहिम लोदी जो उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत पे राज करता था उसके खिलाफ हमारे से युद्ध में हमारी सहायता कीजिए। इसमें कितनी हद तक सच्चाई है, क्या सारी चीज़ें हैं, तमाम सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये विवाद आखिरकार उठा कैसे, ये विवाद आखिरकार ये आया कैसे। तो स्क्रीन पे जो आपको ये बंदा दिख रहा है, ये है रामजी लाल सुमन इनका नाम है और ये राज्यसभा मेंबर है और यूपी से इलेक्ट होके आते हैं। वर्तमान की अगर हम बात करें तो ये सपा से इलेक्शन लड़ते हैं, सपा के मेंबर हैं ये, और सपा से ही इलेक्ट होके आते हैं। और जिस पार्टी से ये आते हैं उस पार्टी ने कभी किसी टाइम पे कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी। ये बात बहुत लोगों को पता होगी, और जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं आपको बता दूं कि सपा की जो हिस्ट्री आप देखेंगे तो वो हमेशा से हिंदू विरोधी रही है। फिलहाल अभी हम इस टॉपिक पे रहते हैं। तो इस टॉपिक में इस बंदे ने राज्यसभा के अंदर राणा सांगा को देश का गद्दार घोषित कर दिया, और जितने भी हिंदू लोग हैं उन सबको ये बता, मतलब इनडायरेक्ट वे में इन्होंने ये बोला कि भाई जो भी हिंदू लोग यहाँ पे हैं वो सब जो है वो गद्दार के औलाद हैं, मतलब कि सारे के सारे जो हैं वो गद्दार हैं। ठीक है, और ये बंदा खुद भी हिंदू है, इसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें बोला। भले ही दलित समाज से आते हैं लेकिन ये भी हिंदू ही हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद करनी सेना इनके घर के पास जाती है, और करनी सेना जो इनके घर के आसपास की जो ये तस्वीरें हैं ये आप देख रहे हैं, ये सारे इंटरनेट्स पे अवेलेबल हैं, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो उनके घर के पास जाके करनी सेना काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ करती है, पूरा एकदम विरोध प्रदर्शन करती है। और राणा सांगा का जो टॉपिक है उसको लेके ये करनी सेना मांग करती है कि भाई राणा सांगा के बारे में जो भी आपने कहा है उसको लेके आप माफ़ी मांगिए। ठीक है, हालांकि अभी तक इन्होंने माफ़ी मांगी नहीं है उस संदर्भ में, और इनके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी इस पर कुछ गहराई अभी तक मतलब उस तरीके से बात नहीं की है जिससे मतलब हिंदू लोगों की जो भावना जो आहत हुई है उसको कुछ रिलैक्स मिल सके। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट उनके तरफ से भी नहीं आया है। भाई देखो, इसकी विवाद की जो शुरुआत है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई। एक फिल्म आती है छावा, ठीक है, जिसमें औरंगजेब की ब्रूटल के बारे में बताया गया कि उसने किस तरीके से हमारे जो हीरो थे संभाजी महाराज, उनके साथ किस तरीके से अत्याचार किया, उनको किस तरीके से मारा, औरंगजेब ने किस तरीके से यातना दी, वो सारी चीज़ें इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि इसमें पूरी 100% चीज़ें नहीं दिखाई गई थी, बहुत कम चीज़ें दिखाई गई। उसके बाद फिर क्या होता है, ये फिल्म आती है, उसके बाद हिंदू लोग विरोध करते हैं कि भाई औरंगजेब की जो कब्र है उसको तोड़ दिया जाए, औरंगजेब से रिलेटेड, मुगल से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उसको हटाया जाए। ठीक है, उन सब वो सब हमारे देश से उसको हटाया जाए, ख़त्म किया जाए। ये सारी चीज़ें चलती रहती। इसी बीच एक घटना हो जाती है नागपुर के अंदर। नागपुर के अंदर एक वायलेंस होता है, ठीक है, जिसमें टारगेट किया जाता है, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान्ड टारगेट था कि मतलब सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की गाड़ियों को तोड़ा जाए, हिंदुओं के जो दुकान है उसको लूटा जाए, तोड़ा जाए। ठीक है, तो उस तरीके से प्रॉपर प्लान्ड वे में इसको अंजाम दिया जाता है। नीचे की जो ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं ये नागपुर वायलेंस की ही तस्वीरें हैं, जो कि इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो नागपुर के अंदर ये वायलेंस होता है, और उसी वायलेंस के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, और फिर राज्यसभा के अंदर वही रामजी लाल सुमन आते हैं, और फिर वो सारी चीज़ें बाबर से रिलेट करके, मुगल से रिलेट करके फिर वो राणा सांगा तक पहुंच जाती है। तो जो उन्होंने बोला कि भाई बाबर को राणा सांगा ने भारत में बुलाया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए, इस बात में कितनी सच्चाई है वो सारी चीज़ें एक बार समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि बाबर, इसका जो जन्म था वो 1483 के अंदर होता है, और ये उज्बेकिस्तान, जो अभी करंट में उज्बेकिस्तान एक देश है, वहाँ पे एक शहर है फरगना, वहाँ पे इसका जन्म होता है। और इसकी जो माँ थी वो चंगेज खान के वंशज में से आती थी। ठीक है, चंगेज खान के वंशज से इसकी माँ आती थी, और बहुत कम उम्र में, लगभग 11 साल की उम्र में इसको वहाँ का राजा बनाया गया था, और इसको फरगना से मार के भगा दिया गया था। ये बात बहुत ही अचंभे वाली बात है, लेकिन सच्चाई है कि बाबर जो है वो कभी कुछ भी नहीं जीता था, उसको यहाँ से मार के भगाया गया था। फिर बाद में बहुत सारी हिस्ट्रीज बुक में इसका भी जिक्र है कि वापस से ये फरगना जीत जाता है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन ये है कि इसको मार के वहाँ से भगा दिया गया था और ये वापस
आ गया था। तो फिर उसके बाद ये काबुल आया, फिर कंधार में आया और वहाँ पे फिर इसने वॉर किया और वहाँ पे इसने एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल की। उसके बाद फिर इसने काबुल पे राज किया। उसके बाद जब ये हिंदुस्तान की तरफ बढ़ता है, हिंदुस्तान की तरफ जब ये आता है, तो हिंदुस्तान की तरफ उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत पे इब्राहिम लोदी का राज हुआ करता था। और इब्राहिम लोदी के खुद के परिवार वाले, यानी कि उनके जो चाचा ताऊ थे, वो भी उनसे खुश नहीं थे। तो ऐसा भी जिक्र मिलता है कि इब्राहिम लोदी के चाचा ताऊ ने ही बाबर को आमंत्रण भेजा था कि आप यहाँ पे आइए और इब्राहिम लोदी के से हमारे युद्ध में हमारी सहायता कीजिए। और होता ऐसा ही है कि पानीपत की पहली लड़ाई होती है 1526 में, और जिसके बाद से ये सारा सिनेरियो बदल जाता है। लेकिन बहुत सारी किताबों में ऐसा बहुत सारी किताबों की अगर हम बात करें तो राणा सांगा का कहीं जिक्र नहीं है। केवल एक ही किताब है बाबरनामा, जो कि बाबर ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, लिखवाई थी। उसमें वो ये जिक्र करता है कि राणा सांगा के तरफ से भी उसके पास एक मैसेज आया था कि इब्राहिम लोदी ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो युद्ध हो उसमें उसकी सहायता की जाए। बाबर को ऐसा राणा सांगा के जो मैसेंजर्स थे उन्होंने बताया था। खैर, लेकिन अगर आप इब्राहिम लोदी की बात करते हैं और राणा सांगा की बात करते हैं तो ये है हमारे महाराज राणा सांगा जी, जिनका पूरा नाम महाराजा संग्राम सिंह था और 1472 में इनका जन्म हुआ था चित्तौड़गढ़ में, जो कि उस टाइम मेवाड़ रियासत का हिस्सा था। वर्तमान की बात करें तो ये राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का जो क्षेत्र है वो सारा उस टाइम पे मेवाड़ कहलाता था। बहरहाल ये जो चर्चा है इसकी बात कर लेते हैं। देखो, इब्राहिम लोदी के साथ राणा सांगा ने 2 युद्ध लड़ी थी, ठीक है। सबसे पहली युद्ध लड़ी थी उन्होंने 1517 में, जिसको बैटल ऑफ खटोली के नाम से जानते हैं, खटोली की लड़ाई के नाम से जानते हैं। और दूसरी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी 1518 में, जो कि बैटल ऑफ धौलपुर की लड़ाई थी। और इन दोनों लड़ाइयों में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से मारा था। और खटोली की जो लड़ाई थी उसमें इब्राहिम लोदी को इवन इन्होंने बंदी भी बना लिया था और बहुत दिनों तक अपने पास इसको बंदी बना के रखा था। फिर बाद में इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। वो पहले जो हिंदू राजा थे वो इस तरीके से करते थे, ठीक है, कि हमारे अंदर जो है बहुत हिंदुओं के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत सहिष्णु है और मतलब गलत चीज़ों के बारे में ज़्यादा हिंदू नहीं सोचते हैं। तो ऐसा ये भी थे, बहुत दिलदार आदमी थे और इन्होंने इब्राहिम लोदी को छोड़ दिया कि भाई जा तू भी अपना ज़िंदगी जी, हमें भी जीने दे, ठीक है, लेकिन जा दोबारा मत करना। लेकिन दोबारा फिर इब्राहिम लोदी अटैक करता है 1518 धौलपुर में, फिर ये मारते हैं उसको और फिर इब्राहिम लोदी को फिर उठा के लेके आते हैं। तो ये 2 बार ऐसा हो चुका है। तो ये सोचने वाली बात है कि जिसको मारने में खुद राणा सांगा सक्षम थे, क्या उसको मारने के लिए तीसरे आदमी को बुला के लेके आएंगे? ये तो वही बात होगी जैसे मैं हूँ, अगर मैं किसी पे हावी हूँ, मुझे पता है कि मैं इसको मार सकता हूँ और मैंने उसको 2 बार 3 बार मारा है, उसको अगर मुझे तीसरी बार मारना होगा तो मैं क्या किसी और को लेके आऊँगा? ये बड़ा मतलब अचंभे वाली बात है कि किस तरीके से ये कहा जाता है। बहरहाल एक उस टाइम पे गुजरात में एक मुस्लिम रियासत होती थी जिसके जो सुल्तान थे महमूद खिलजी को भी इन्होंने हराया था। और उस जो बैटल में जो ये बैटल हुआ था उस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ गगरांव। तो गगरांव के धरती पे जो वॉर हुआ 1519 में, उसमें भी इन्होंने एक मुस्लिम रियासत को हराया था। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी और वो उस टाइम के जितने भी मुस्लिम रियासत थे उनको बुरी तरीके से मारा था, बुरी तरीके से हराया था। अब बात कर लेते हैं भाई खानवा की लड़ाई, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट लड़ाई मानी जाती है। और यहीं से खानवा की लड़ाई और उसके बाद फिर उसके अगले साल चंदेरी की लड़ाई होती है। और इन्हीं दोनों वॉर के बाद से मुग़ल का राज जो है पूरे भारत में आ गया। फिर बाद में फिर महाराणा प्रताप भी आए, फिर उन्होंने मुग़ल के जो ताकत है उसको कम करना शुरू किया था। फिलहाल उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अभी इस पे रहते हैं, इस टॉपिक पे रहते हैं, राणा सांगा की टॉपिक पे। तो सबसे पहले खानवा की लड़ाई पे आते हैं। 1527 के अंदर ये खानवा का लड़ाई लड़ा जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो राणा सांगा है उनके कंट्रोल में कौन कौन सी रियासत थी। तो ये पूरा एरिया जो है इनके रियासत का हिस्सा था। चंदेरी ग्वालियर का जो हिस्सा है ये कंट्रोल यही करते थे, बट यहाँ पे इन्होंने एक मेदिनी राय को रखा हुआ था कि वो ही कंट्रोल करें। हालांकि जो महाराजा थे वो यही थे, राजा वो थे चंदेरी और ग्वालियर की सीमाओं के। फिलहाल खानवा का लड़ाई होता है जिसमें राणा सांगा हार जाते हैं। इस हार की अगर आप वजह को आप जानेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारे हिंदू राजा थे, जो उस टाइम के जो हमारे हिंदू राजा हुआ करते थे, वो सब हमेशा फ्रंट से लीड करते थे।
फ्रंट से लीड करने का मतलब है कि वो युद्ध भूमि में खुद को प्रेजेंट करते थे और वहाँ से अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते थे, सारी चीज़ें गाइड करते थे कि किस तरीके से अटैक करना है, कहाँ पे अटैक करना है। बट जब आप मुग़ल की हिस्ट्रीज अगर आप पढ़ेंगे, मुग़ल की जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई है उसमें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो हमेशा बैक एंड से लड़ते थे। मतलब वो युद्ध भूमि में नहीं होते थे, वो पीछे होते थे और पीछे से गाइड करते थे कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें तो मेन जो हारने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन हारने के जो मुख्य रीजनों की अगर आप बात करें, मुख्य कारणों की अगर आप बात करें, तो उसमें से एक कारण ये भी है कि जब आप खुद मैदान में होते हैं, लीड करते हैं, तो हो सकता है कि कोई भी दुश्मन की तीर या तलवार आपको इजी वे में भेद सके, आपको मारा जा सके। हल्दी घाटी की युद्ध भी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी खुद अकबर नहीं आया था, उसने मानसिंह को भेजा था, लेकिन इधर से महाराणा प्रताप खुद उस युद्ध में लड़ने आए थे। तो तमाम जब भी आप ये मुग़ल की जब आप ये पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि ऐसा ही होता था। खैर, तो इस युद्ध में भी राणा सांगा को एक तीर लगती है, जिसके बाद ये बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। और बेहोश हो जाते हैं तो उसके बाद इनको क्या करते हैं कि इनके जो सैनिक थे, इनके जो लोग थे, ये इनको उठा के वहाँ से ले जाते हैं और इनको रणथंभौर ले जाया जाता है वहाँ से। फिर रणथंभौर में ये जाके बहुत टाइम तक वहाँ रहते हैं और इनके एक हाथ, एक टांग और एक आँख, ये तीनों ये अपने वॉर में लॉस कर देते हैं। मतलब ये तीनों ही इनके हट जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही बहादुरी के साथ ये लड़ते हैं उस युद्ध में। और फिर बाद में 1528 जनवरी में इनको इनके ही लोग जहर दे के मार देते हैं। उसके बाद ये मरते हैं 1528 में, ठीक है। अब खानवा की लड़ाई के हारने के बाद क्या होता है, सबसे बाबर इतना तक ही नहीं रुकता। बाबर को पता होता है कि भाई राणा सांगा उस टाइम तक जीवित थे, तो बाबर को ये चीज़ पता थी कि भाई राणा सांगा जिंदा है और वो हम पे दोबारा से रिटेलिएट करेगा। तो उसको कमज़ोर करने के लिए बाबर एक चीज़ बनाता है और वो क्या कहता है कि हम अब चंदेरी पे अटैक करेंगे। और चंदेरी की लड़ाई 1528 में वो चंदेरी की पे अटैक करता है, जो उस टाइम पे मेदिनी राय वहाँ के राजा थे। और मेदिनी राय को इनफैक्ट ऑफर भी देता है कि तुम दूसरी रियासत ले लो, हमें चंदेरी दे दो। लेकिन मेदिनी राय उस चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं और वो युद्ध लड़ते हैं। आप देख सकते हैं मेदिनी राय, ये किले की लड़ाई हुई थी, किले के अंदर से ये वॉर हुआ था और ये वॉर बहुत ही भयानक था। मतलब खानवा की लड़ाई से भी ज़्यादा भयानक लड़ाई इसके बारे में कहा जाता है कि इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा खून गिरा था। मतलब बहुत से लोग इस युद्ध में मारे गए थे, ठीक है। और ये जो स्मारक आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये स्मारक आपको ये दिख रहा होगा, ये एक्चुअली क्या था कि जब मेदिनी राय की जब हार निश्चित हो गई थी, जब इस लग गया था कि इस युद्ध में उनकी हार अब होने वाली है, तो उनकी जो रानी थी मणिमाला, मणिमाला ने 1600 स्त्रियों के साथ जौहर किया था चंदेरी के फोर्ट में। आप मतलब अंदाज़ा लगाइए कि 1600 औरतों ने एक साथ जौहर किया था। मतलब उस कहा मतलब बहुत सारे इसी हिस्ट्रीज बुक में ये लिखा हुआ है कि 15 कोस तक इस आग की, मतलब कि जो आग का जो क्या बोलते हैं उसको, लपट जो था, वो 15 कोस तक लोग देख सकते थे, इतना वो आग भयावह था। और जब बाबर को ये पता चलता है कि भाई सारी जो भी लेडीज़ थी उन्होंने जौहर कर लिया है, तो वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ पे आता है उस जौहर कुंड को देखने के लिए। उसकी पत्नी उस जौहर कुंड को देख के बेहोश हो जाती है और बाबर शॉक्ड हो जाता है कि भाई मतलब ये मतलब कैसी हैं, मतलब राजपूतों की जो औरतें हैं वो किस तरीके की है, हिंदुओं की जो औरतें हैं वो किस तरीके की हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि भाई राणा सांगा ने जिसको दो बार युद्ध में हराया था, एक बार उसको बंदी बना के अपने कब्जे में रख लिया था, क्या आपको लगता है कि वाकई में उसको ये ज़रूरत पड़ी होगी कि वो तीसरे आदमी को बुला कर लेके आए कि वो यहाँ पे करे। देखिए हमारी जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना, उस हिस्ट्री में हमें खानवा के युद्ध के बारे में बताया जाता है, ठीक है। खानवा के युद्ध के बारे में हमें पढ़ाया जाता है कि उसमें हमारी हार हुई थी, चंदेरी में हमारी हार हुई थी, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि भाई उससे पहले राणा सांगा ने कितनी बार हराया है, कितने युद्ध लड़े हैं, ठीक है। बयाना की एक युद्ध हुई थी जिसमें बाबर की सेना राणा सांगा से लड़ने आई थी और ये 1527 की ही घटना है। उसमें राणा सांगा ने मुगल के जो बाबर की जो सेना थी उसको मार के बयाना से भगाया था। शायद बहुत से लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होगी, लेकिन ये सच्चाई है कि बयाना के युद्ध में बाबर की जो सेना है उसको कड़ाड़ी शिकस्त मिली थी भाई, बहुत ही गंदा मारा था राणा सांगा ने उस युद्ध में।
ठीक है। और भाई ये किस मतलब आप हमारी राजपूत औरतों को देख लीजिए कि मतलब दूसरा कोई चाहिए ही नहीं, जो मेरा पति है वही पति रहेगा, मतलब कोई चाहिए ही नहीं। आप सोचिए कि जिंदा औरत जाके वहाँ पे जौहर करती थी, किस तरीके की वो बनी होती थी, कितनी मजबूत लेडीज़ हुआ करती थी हमारी। उसके बारे में कोई भी आके कुछ भी आके बोल के चला जा रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और हम अपने ही नेशनल हीरो और हम अपने ही आइकन्स को पहचानने में, मतलब हमारे आइकन्स औरंगजेब बाबर कैसे हो सकते हैं भाई, वो कभी इंडियन थे ही नहीं, वो कभी भारतीय नहीं थे, वो हमेशा बाहर से ही आए। हमारे हीरोज़ यही हो सकते हैं। और इनकी बस एक हार जो हुई उसको हमारी हिस्ट्री में इस तरीके से बताया गया है कि भाई जब 50-60 युद्ध होता है तो आदमी एक युद्ध हारता ही है। क्रिकेट मैच आप देखते हो, हर मैच इंडिया नहीं जीत सकती ना भाई, हर मैच इंडिया नहीं जीतती है, हर सीरीज इंडिया नहीं जीत सकती। तो युद्ध भी वैसा ही होता है। आपने राणा सांगा की एक हार को इस तरीके से लाइमलाइट में लाके मतलब लोगों को बताया है, बहुत ही शर्मनाक बात है। और बाकी जो युद्ध जो जीता गया, राणा सांगा ने जिस तरीके से जीता और जिस तरीके से यूनिटी दिखाई, राणा सांगा को एक चीज़ में महारत हासिल थी कि अपने आसपास की जितनी भी रियासत थी उन सबको यूनाइट करके रखे हुए थे और एकता बना के रखे हुए थे। इसी वजह से सब लोगों ने इनका साथ दिया था खानवा के युद्ध में। तो होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और एक और चीज़ भाई कि वक्फ बिल जो है वो पास हो चुका है लोकसभा के अंदर, तो उसकी भी डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर डालने वाला हूँ कि वक्फ बिल की क्या ज़रूरत थी और उसकी रिक्वायरमेंट क्यों थी और क्यों इस बिल का आना बहुत इम्पॉर्टेंट था। वो सारी चीज़ें उस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चैनल पे हमारे बने रहना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के रखना ताकि हमारे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।